नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम अभिषेक भारती और मेरे साथ सहयोगी आरती। और घाटशिला उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। उधर चंपाई सोरेन रो रहे थे और इधर एक और शख्स था जो कोयलांचल में भावुक था। वो थे बीजेपी के पूर्व विधायक, झरिया से पूर्व विधायक रहे संजीव सिंह। संजीव सिंह 8 साल जेल में रहने के बाद वापस आए। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया नीरज सिंह मर्डर केस में। लेकिन संजीव सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया धनबाद में। उन्होंने कहा कि नीरज सिंह मेरे साथ पला बढ़ा खेला, वो मेरा भाई था, मैं भला उसका मर्डर क्यों करूंगा। संजीव सिंह ने एक और बात कही कि मैं तो खुद चाहता था कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। अब आरती पहले ये बयान सुन लेते हैं। पहले बयान सुनना चाहिए। हाँ। पहले तो सभी को नमस्कार करते हैं भाई। और एक 8.5 साल की दूरी आप लोगों से, हमको लगता है कि काफ़ी लोगों को से दूरी होने के कारण पहचान में और अपनापन कहीं खो गया था। आज फिर से उस अपनापन को वापस लाने के लिए आप लोगों से एक मुलाकात के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। कि जो व्यक्तिगत संबंध जो व्यक्तिगत संबंध शुरू से हमारे साथ या हमारे फैमिली के साथ या परिवार के साथ या रागिनी जी के राजनीतिक में आने के बाद जो एक संबंध रहा, उसको फिर से एक नई दिशा या फिर से कहिए कि फिर से वही पुराना एक परिचय और एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि यहाँ आने के बाद सभी लोगों से मुलाकात हो रही है और सभी लोगों से बात हो रही है, लेकिन आप लोगों से काफ़ी दूरी बनी हुई थी। और उस दूरी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों के बीच में बस हम आज उपस्थित हुए हैं कि एक मुलाकात हो। काफ़ी लंबा समय हो गया। एक जैसे पारिवारिक लोगों से, अपने लोगों से जिस तरह से मुलाकात होती है, मिलते हैं, ये वही एक मुलाकात है। देखिए, अभी इस पर तो कुछ विशेष नहीं कहेंगे, थोड़ा अस्वस्थता है। धीरे धीरे समय दर समय आप लोगों को जानकारी मिलते रहेगी और चूँकि आप लोगों से कोई बात छिपती नहीं है तो वो तो समय के हिसाब से जानकारी मिलते रहेगी। एक शब्द में हमने यही कहा कि भाई स्वास्थ्य अनुकूल होने के बाद ही कुछ इस पर बात किया जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है और रागिनी जी का संघर्ष है, इसलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। बीच में हमारी स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं थी कि शारीरिक समस्या क्या थी। और आज आप लोगों के साथ एक मुलाकात सबसे ज़रूरी थी, इसलिए मुलाकात। देखिए, राजनीतिक सक्रियता आप जहाँ तक जानते हैं कि ये स्पष्ट रूप से है कि 2017 में जब मैं जेल गया था और उस जेल जाने के क्रम में 2019 में रागिनी जी से मैंने बात की और बात करके इनसे व्यक्तिगत एक संदेश भिजवाया इनको। और इनको हमने कहा कि आप जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी कि लोगों के बीच में रहकर उनके बातों को, उनकी जन भावनाओं को समझना और उस पर कार्य करना, तो मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने काम किया है। और निश्चित तौर पर जब से हम यहाँ धनबाद आए हैं उस दिन से लेकर आज तक प्रत्येक दिन बहुत लोगों से मुलाकात हो रही है और जिन विषयों में लोगों की जो समस्या है, जहाँ तक संभव हो पाता है तो रागिनी जी से या हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लोगों से बात करके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह का राजनीतिक कार्य रहा है, वो सिर्फ राजनीतिक चुनाव लड़ना या चुनाव जीतने से या एक विधायक बनने तक नहीं था।
उनके मन में एक ये सोच था कि हम सामाजिक स्तर पर भी हम काम करेंगे, जहां भी लोगों को परेशानी होगी अपने स्तर से जो भी व्यवस्था होगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे। तो हम ये उनके नहीं रहने के बाद इस परिवार से जो भी लोग रहे वो चलते रहे और उस कार्य को पूरा करते रहे। ये दायित्व रागिनी जी के ऊपर रहा और बखूबी चुनाव हारने के बाद भी रागिनी जी उसको करती रहीं और हमारा भी सहयोग अब इनके साथ है, रहेगा। और एक तो स्पष्ट बात है कि जब तक जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ शिव का कोई महत्व नहीं है। तो हम लोग दोनों व्यक्ति मिलकर जरूर सामाजिक रूप से जो भी कार्य होगा उसको हम लोग करेंगे। हम तो स्पष्ट अभी आपसे कहा कि देखिए अभी राजनीतिक रूप से जो बातें हैं वो अपने जगह पर है, लेकिन स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है। सब लोगों से बातें हो रही हैं, आप लोगों से मुलाकात हो रहा है, पर आगे जब अनुकूल रहेगा तो। सुन लिया, संजीव सिंह 8 साल जेल में रहे। रघुकुल और सिंह मेंशन की जो अदावत है ये तो सबको पता है। हम कभी भी इस अदावत के पक्षधर नहीं रहे। संजीव सिंह का जो रिहाई की मेगा कवरेज हुई हम उसका भी विरोध किया कि भाई साहब क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है? किसी एक शख्स ने अपना परिवार खो दिया तो, और अगर कोई रिहा होता है उसी के आरोप के तौर पर और उसके बाद जश्न मनाया जाता है, तो ये कहीं से भी हमने इसे जस्टिफाई नहीं किया था। अब इसमें हमने दो दिखाई चीजें थी वो खबर। हाँ। मैं इसमें सवाल था उस सिस्टम को, जिस सिस्टम ने 8 साल संजीव सिंह को जेल में रखा और उसके बाद हुआ क्या, नो वन किल्ड नीरज सिंह, यही निकला ना, नो वन किल्ड नीरज सिंह। और आज संजीव सिंह का ये बयान भावुक होकर के, तो क्या नीरज सिंह मर्डर केस में कोई एक बहुत बड़ी साजिश की संभावना है? बिल्कुल। संजीव सिंह का जो बयान है, ये दोनों चीजें आप देखिए, ये जिस तरह से भावुक होकर वो कह रहे हैं, देखिए इमोशंस इंसान, मैंने कहा कि आखिरी चीज होता है जब आप रोते हैं किसी चीज के लिए, आपको लगता है कि इसके बाद और कुछ आपके पास नहीं बचा है। और यही चीज जब ये भावुक हुए हैं संजीव सिंह, तो आप देखिए वो कह रहे हैं कि उसके साथ मैं खेला कूदा हूँ, मैं पला बढ़ा हूँ, खाना पीना एक साथ हुआ है, फिर मैं कैसे उसे मार सकता हूँ। और सिंह मेंशन और रघुकुल मेंशन की अगर टकराहट रही है, टकराव रहा है, अदावत रही है, तो इन सब चीजों के बीच ये जो 8 साल है, मैं न्यायपालिका के जजमेंट पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन एक सवाल सबके जहन में जरूर होगा कि अगर ठीक है संजीव सिंह ने नहीं मारा तो फिर वो 8 साल, अगर वो 8 साल संजीव सिंह के कौन लौटाएगा? सही बात है, वो 8 साल रागिनी सिंह ने ये सवाल उठाया था। हाँ वही मैं कह रही हूँ। रागिनी सिंह संजीव सिंह के रिहाई के बाद जब उनसे बयान लिया था, उन्होंने कहा था कि देखिए सब कुछ ठीक है, बरी भी हो गए संजीव सिंह, सारी चीजें हो गई, लेकिन एक विवाहिता के तर्ज पर वो 8 साल मेरे जीवन का, आप सोचिए मेरा क्या कसूर था? मेरा संजीव सिंह, चलिए 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि संजीव सिंह जो है वो आरोपी है, उन्होंने तो साथ, लेकिन मेरा क्या कसूर था? सही बात है ना, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। वो 8 साल क्या ये न्यायपालिका मुझे वापस करेगी? और आज संजीव सिंह ये बात कह रहे हैं, वो तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ। तो उस जांच सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है जिसने इस पूरे मामले की जांच की। वो टीम कर क्या रही थी? बिल्कुल, आखिर किसने मर्डर किया? या मान लीजिए अगर संजीव सिंह रिहा हो गए हैं तो ये साफ हो गया कि संजीव सिंह ने मर्डर नहीं किया, तो फिर यानी आपने जो फैक्ट्स, आपने जो एविडेंस कलेक्ट किए वो आप दूसरा डायरेक्शन में कर रहे थे, आपकी थ्योरी कुछ अलग थी और इन्वेस्टिगेशन किसी और तरफ था, और इसलिए आपको अब तक पता नहीं चल पाया। यानी कि अगर संजीव सिंह ने मर्डर नहीं किया तो भाई फिर किसने मर्डर किया? सिंह का मर्डर कौन है भाई? आप ये तो बताइए। आप रिहा कर रहे हैं तो फिर उन अधिकारियों को भी उस बारे में खड़ा किया जाना चाहिए जहां पर वो उनसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि कौन है मर्डरर। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी बताता है। बिल्कुल बताता है। अगर संजीव सिंह के बयान में 1% भी सच्चाई है तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और इस कॉन्स्पिरेसी का खुलासा तो होना चाहिए। भाई आप समझिए कि वो जो जांच टीम एसआईटी बनी थी जिसने जांच की, तमाम चीजें की, तो उन्होंने क्या जांच की? उनकी जांच में निकला क्या? भाई ठीक है, संजीव सिंह भाई इज्जत बरी हो गए कि भाई सबूत नहीं मिले उनके खिलाफ, लेकिन कुछ तो सबूत मिले होंगे, तो वो सबूत क्या रहे होंगे? इसका जवाबदेह कौन है? नहीं, यानी कि शुरू से ही जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी उसका एंगल ही गलत था इन्वेस्टिगेशन का। आपने सस्पेक्ट को आपने कल्प्रिट मान लिया और उसी थ्योरी पर आप जांच करते रहे। अगर
अगर क्या, ये तो अब साफ है कि अगर अदालत ने बरी किया है अदालत तो ने किया सीधी तो सी मतलब बात है, बरी है। बरी है हाँ। उनपे। तो अब आपने सस्पेक्ट को अगर कल्प्रिट मान लिया तो फिर वो उस टीम की जांच होनी चाहिए कि आपने सारे एविडेंस में से कैसे किसी को जज किया, और जब ये बरी हो गए तो अब आखिर कौन है जो नीरज सिंह का मर्डरर था, तो आप उनके उनके लिए क्या कर रहे हैं, उस चीज के लिए, उस मर्डरर को ढूंढने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस जांच का क्या है। तो आपसे भी सवाल होना चाहिए, जो वो अधिकारी, जो जितने मेंबर्स थे उस जांच टीम में, उस जांच टीम से ये सवाल किया जाना चाहिए कि आप उन 8 सालों का हिसाब दे पाएंगे, जो वक्त आपने एक परिवार का बर्बाद किया, जो वक्त आपने कोर्ट का बर्बाद किया, जो वक्त आपने थानों का, पुलिस का बर्बाद किया, उसका हिसाब कौन देगा। कौन देगा? ये बड़ी बात। कि जिस आरोप में कोर्ट में, जिस आरोप में हम जेल में बंद थे, जिस समय यह घटना घटी थी, मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही वो ये है कि नीरज जी के साथ जो घटना घटी, ये बहुत ही चिंताजनक और चिंतनीय था कि इस परिवार के साथ ये घटना घटी। ये चूँकि ठीक है सामाजिक रूप से अलग विषय है, लेकिन ये इस परिवार के साथ, क्योंकि ये सूरजदेव सिंह के परिवार से भी सब लोग जुड़े हुए हैं, उनके ही दुख उस समय हुआ था कि जब नीरज जी के साथ जब घटना घटी तो ये आदमी एक सदमे में चला गया था। लेकिन पीड़ा अब और बढ़ी जब नीरज जी के हत्या का आरोप हमारे ऊपर, मतलब इस पीड़ा से ना उस समय ना आज, और शायद भविष्य में भी मैं नहीं निकल पाऊंगा कि ये कल्पना नहीं कर पाया कि आखिर वो आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। और लोग जो समझे, जिसको जो समझना है, हम किसी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बचपन से लेकर और एक जवानी के उम्र तक हम लोगों को लगता है कि हम लोग साथ में रहे, खेलना कूदना सब कुछ हुआ। और ये चूँकि हम लोग, हमारे परिवार में 5 भाई और 5 भाइयों में सभी के बाल बच्चे में मिलाकर हमको लगता है कि 13 भाई और 13 बहन हम लोग थे। कोई हम लोगों से बड़ा, कोई हम लोगों से छोटा, कोई हम लोगों से हम उम्र का। और इस परिस्थिति में यह आरोप लगना बड़ा ही मतलब बेचैन करके रखता है। ये मेरे लिए सबसे पीड़ादायक रहा, क्योंकि जिनके साथ बचपन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले तक, जब एक दूसरे के साथ सभी भाइयों के साथ मिलकर खेलना कूदना, साथ में कहीं जाना, बहुत सारी अच्छे बुरे घटनाओं में साथ रहना, ये मुझे हिला कर रखती है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा। और मैं शुरू से आज तक इस विषय में अखबार में, मीडिया में, जब भी न्यायालय के दौरान प्रस्तुति होती थी, मैंने अपनी बातों को रखा था और स्पष्ट कहा था। लेकिन यह पीड़ा जीवन भर रहेगी, क्योंकि मुझे इस बात का दुख जीवन भर रहेगा कि एक व्यक्ति जिसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक खेलना कूदना, सभी भाइयों के साथ रहना, और उनके साथ ये ऐसी घटना होना और घटना में मेरा नाम आना, ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द देकर चला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। मैंने अपनी स्तर से ये प्रयास भी जरूर किया था
कि इस केस में सीबीआई जांच हो, लेकिन जब मुझे इस केस में सीबीआई जांच का कोई जगह नहीं मिला तो हम 2019 के बीच में हम न्यायालय में भी गए और यह मामला 2 साल तक झारखंड उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहा। और जब इस मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार से 2023 में, जिस समय मैं अस्वस्थ था, उस समय सरकार से ये उत्तर मांगा गया था कि क्या इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है। तो 2023 में राज्य सरकार द्वारा ये उनके तरफ से उनके वकील अपीयर हुए राज्य सरकार के तरफ से, उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा ये रही कि इस केस में सच्चाई सामने आनी चाहिए थी और उसमें उस समय राज्य सरकार को भी 2023 में या उनके लोगों को इसमें समर्थन जरूर करना चाहिए था। और वो फाइल हमने खुद किया था, मैंने राज्य सरकार और सीबीआई को उसमें पार्टी भी बनाया था, हमारे पास कागजात भी हैं। एक लौता पूरे धनबाद से, इस परिवार से, पूरे झारखंड से एक लौता मैं एक ऐसा व्यक्ति था इस केस में या उनके परिवार से, इस परिवार से, कि हमने सीबीआई जांच के लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार के तरफ से 2023 में जब ये स्पष्ट रूप से लिखित एक एफिडेविट जमा कर दिया गया कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, तो उस समय उच्च न्यायालय और बाकी लोगों के द्वारा ये कहा गया कि अब इसमें जांच नहीं होगा और वो उसमें मामला हमारे पक्ष में नहीं आया। जो बातें हैं मैंने आपके सामने रखी है, ये पीड़ा जीवन भर रहेगी। ज़्यादा ज़रूरी था कि भाई आप सब, तो आप सबके लिए भी एक विशेष तौर पे आज रखा गया था कि भाई आप सभी एक टाइम दिया जाए, आज मिलना जुलना भी हो जाए, 2-4 बातें भी हो जाए। इसको लेकर आज हम लोग विशेष तौर पे आप लोग के लिए रखा गया था, क्योंकि उस दिन इतना भीड़ था, आप लोग भी नहीं मिल सके, ना आप लोग को हम विशेष टाइम दे सके। तो चलिए आज विशेष तौर पे आप अकेले में विदाई से मिल लिए, बात भी कर लिए। अब रह के बाद कि जब घर आप आ गए और अभी बताए हैं बेदाग होकर, सही बात है, बेदाग होकर आए हैं, निश्चित तौर से घर आए हैं, तो हर चीज़ में धीरे धीरे अपना काम, अपने परिवार के बीच आए हैं तो हर चीज़ संभालेंगे। और जहाँ कहा जाए ना कि जहाँ पूरा फुल लोड मेरे ऊपर था, अब बड़ा हो गया 2 भागों में, तो अब हम लोग मिलकर संभालेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर से मतलब बर्डन हल्का हुआ, अब बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हर चीज़ में हम लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे और बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में जो भी समस्या, ऐसे भी तो हम लोग कर रहे थे और आने वाले समय में और ज़्यादा हमारे जितने भी, हमको लगता है कि हमारे झरिया विधानसभा ने हम लोग हर क्षेत्र में कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि झरिया विधानसभा नहीं, चाहे हर क्षेत्र, चूँकि हम लोग मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं तो हर जगह से समस्या जुड़ी होती है, तो हर जगह हम लोग जाते हैं, हर जगह से कार्य करते हैं। और मजदूर का ज़्यादा समस्या, कोल्हड़ क्षेत्र के ज़्यादा समस्या, सभी लोग का आस्था इनसे जुड़ी, तो सबसे ज़्यादा मजदूरों में उत्साह है। आप देखें कि कल सैकड़ों की संख्या में मजदूर हमारे हर जगह से लोग आए, लोगों के लग रहा था कि आज सही मायने में हमारे नेता आए, क्योंकि सही हक दिलाने वाला कोई नहीं था।
तो ऐसे मजदूर जो कि हम लोग लगातार लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो हम लोग संघर्ष किए, जो लड़े, जो दिखाए, तो वो आस्था, वो विश्वास इस परिवार के प्रति है और लोगों में डबल शक्ति आ गया, सब डबल पावर आ गया। बहुत जल्द सबके बीच जाएंगे, बहुत जल्द सबका दिलों में तो थे ही, अब और ज़्यादा सबके अंदर उत्साह हो गया। और जो आप लोग अभी बोल रहे थे, तो राजनीति क्या, राजनीति पहले भी थे और आज भी है, और आने वाले समय में प्रभु ऐसा किए हैं कि जिस दिन घर वापसी आए वही उसी दिन राजनीतिक में एंट्री ले लिए। मतलब कोयलांचल वासियों को अब उनका जो अनुभव है और आपका जो अभी है उसको मिलकर के दोनों लोगों को काफी फायदा मिलेगा। जनता मजदूर संघ से कई लोग अलग होता है। हाँ, जनता मजदूर संघ कई भागों में बटे है। कई मैडम जनता मजदूर संघ जैसे गुजरात उसमें आप हैं, उधर से वो उनकी आपके जो चाचा है उनका फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम बताते हैं आपको, 4 गुट हो गए, एक ही थे। हाथ से क्या देखिए, होता ऐसा है ना, समस्या कौन निदान करा, ये देखिए। हम तो कई मजदूर का समय, मेरे पास कौन ऐसा संगठन का मजदूर नहीं आता, चाहे लाल झंडा हो, हरा झंडा हो, हर यहाँ समस्या कौन निदान करता है ये देखिए। कोई झंडा हो, 1000 लोग यूनियन चलाता है, 1000 लोग यूनियन का नेता बनता है, लेकिन यहाँ कौन मजदूर का समस्या समाधान करता है इसको देखिए। यहाँ एक भी आप देखिए कि आज तक कोई इतिहास रचा है क्या कि मजदूरों को कभी मतलब जब भी कोई घटना घटा, आज हम ही लोग कोई भी मजदूर के घटना के बाद 15 लाख मुआवजा और एक नियोजन के साथ, नौकरी के साथ, ये रूल हम ही लोग बनाए। आज कोई नेता का किसी के जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी मैनेजमेंट घर जाकर दिलाता है। पहले वही नेता अपना घर पैकेट भरता था, आज अब किसी नेता के जाने की जरूरत नहीं है। तो मजदूर सिर्फ इस संगठन पे, इस परिवार पे आस्था जताता है। मजदूर का तो बहुत लोग नेता बनता है, लेकिन सही हक कौन दिलाता है इसका देखिए। जैसे फैमिली में ही नहीं, हम एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं, जनता मजदूर संघ जो है वो स्वर्गीय सूरजदेव सिंह के द्वारा स्थापित किया और काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं और उस संगठन से हमारा भी जुड़ाव है। जनता श्रमिक संघ किस परिस्थिति में बना वो एक अलग विषय है, लेकिन दोनों संगठन जो सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में चलता है, माता कुंती के नेतृत्व में चलता है, तो ऐसा नहीं है। जब से हम आए हैं दोनों ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ में बराबर बैठक होती है, बात होती है, लोग मिलते हैं और जो बातें होती हैं दोनों साथ में लेकर चलते हैं। जो परिस्थितियां पहले थी वो बिल्कुल नहीं है। दोनों संगठन हमारा है और दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के संजीव सिंह के आंसू असली हैं या नकली है, संजीव सिंह की भावुकता असली है नकली है, ये तो भगवान जाने। लेकिन एक फैक्ट जरूर है कि नीरज सिंह की हत्या हुई थी, और बिल्कुल। नीरज सिंह की हत्या हुई थी तो किसी न किसी ने हत्या की थी। तो आखिर वो कौन था? क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी? अगर किसी ने भी हत्या की है तो आखिर वो कोई पकड़ा तो होगा, क्यों नहीं गया? कोई तो होगा। बिल्कुल। हाँ। तो आखिर वो पकड़ा क्यों नहीं गया? पकड़ा तो जाना चाहिए था। उस जांच टीम का क्या हुआ? उस जांच टीम की जांच में निकला क्या? बहुत सारे सवाल है। इन सवालों के जवाब संजीव सिंह की भावुकता में कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा कि भाई संजीव सिंह की भावुकता और वो तमाम जांच, वो सब कहाँ है? संजीव सिंह अगर मांग कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो आखिर क्यों कर रहे हैं? है ना? तो ये राज्य सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। उनकी जो पूरी जांच सिस्टम है उस पर ये बहुत बड़ा सवाल है। संजीव सिंह की ये भावुकता। नमस्कार। जोहार।